अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज निगरां हुकूमत की साख पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इंतखाबी टिकट्स की तकसीम पर बानिए PTI से मुशावरत की इजाज़त की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में खौफनाक निज़ाम चल रहा है, कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। क्या निगरां हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं है? क्या आप मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? अदालत ने बैरिस्टर गौहर को बानिए PTI से मुलाकात की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। पेशावर हाई कोर्ट के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर ECP ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। PTI को खदशा है कि उसका इंतखाबी निशान अभी भी छिन सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर शफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्क डीरेल हो जाएगा। PTI से बल्ले का निशान लिया गया तो मुल्क भर में मखसूस 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी? इलेक्शन के बाद हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? PTI को रिलीफ मिलने पर अपोजिशन जमातें भी ऑब्वियसली बड़ी तनकीद कर रही हैं। नून लीग फैसला देने वाले जज पर PTI रहनुमा के रिश्तेदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन खबरों के दरमियान एक और बड़ी खबर जो कराची से आई है वो ये है कि MKM के साबिक रहनुमा रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अभी कुछ महीनों पहले तक नून लीग में जाने वाले रज़ा हारून पीपल्स पार्टी में क्यों कैसे शामिल हो गए? सरफराज भुट्टी के बाद रज़ा हारून की शमूलियत, क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मौजूद मेहमानों ने दावत दी है। कादिर मंदोखियल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, राना एहसान अफजल साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, नईम पंजोता साहब PTI के रहनुमा है। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट, जिस भी अदालत से PTI के हक में फैसला आए आप लोग की तरफ से उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। सर, जजिस पर उंगलियां आप लोग उठा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि यही वो अदालतें हैं सर जिन्होंने आपको रिलीफ दिया, मरीम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ साहब को बरी किया, कोई तब्दीली तो नहीं आई इनमें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन जब रिलीफ ऐसे मिले कि थोड़ा सा लगे कि एक दो कदम एक्स्ट्रा लेके रिलीफ दिया जा रहा है तो फिर उस पर तनकीद तो करना बनती है। मसलन इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया, तो एक सिंगल मेंबर बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट में, जिनका एक कनेक्शन भी PTI से निकलता है कि उनके गालबन एक भाई जो हैं वो कैंडिडेट हैं PTI के, वो PTI के हक में फैसला करते हैं कि जी इनका सिंबल जो है वो बहाल हो जाए। और उसके साथ साथ ECP की जुरिस्डिक्शन का भी जो है उसको भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो एक सूबाई हाई कोर्ट है और ECP पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो लागू होती है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर फिर सवाल बनता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की जाए तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब है कि अगर 2-3 कैंडिडेट रेस में हैं और एक कैंडिडेट से जो है वो गोली चल के कोई बंदा हलाक हो जाए तो हम कहें कि भाई ये कोई बात नहीं है, इसको आप भूल जाएं और हम आगे बढ़ें? तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मतलब ये है ना कि अगर कोई फरीक कायदे कानून को वायलेट करे तो उसके कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर 9 मई का वाकया है, अगर तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग के इश्यूज हैं, तो इनको हम कहें कि ये सारे मामलात जो हैं इसको हम तारीख में रख दें, कहीं बंद कर दें अलमारी में और आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल से ये तो एक रेसिपी होगी एनआरकी की। तो जब हम देखते हैं कि अदालतों को ना 9 मई का वजन नजर आ रहा है, ना और चीजों का वजन नजर आ रहा है, और वो ना साइट का वजन आ रहा है, तो सवाल तो बनता है। हमें कोई मसला नहीं है कि किसी को सिंबल मिले ना मिले। आप अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं और आपके पास इसकी वजाहत भी मौजूद है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। कादिर मंदोखियल साहब, सर सवाल मैं आपके लिए ये रख कर गई थी कि आज का आर्मी चीफ साहब का बयान ऑब्वियसली आपकी नजरों से गुजरा होगा। कल बड़ी वजाहत के साथ, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी क्लैरिटी के साथ, और वो जो एक अबहाम की बात हो रही थी कि आया इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर लाइन उसके ऊपर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल का जो बयान आया बड़ा जबरदस्त, बड़ा क्लैरिटी के साथ, और आज फिर आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, आप नहीं समझते सर सद्देबाब करना तो हुकूमतों का काम है? वैसे
देखिए किरण नाज साहिबा, ये बात क्यों निकली है? ये बात उस वक्त निकली है जब मुस्लिम लीग नून की 35 साल से गुल्लू भुट्टो को ब्यूरोक्रेसी में जो भर्ती की है, जिसका वाज़ह मिसाल जो है ना बशीर मेमन है, जो FIA से रिटायर्ड होते हुए इनका सिंध का सदर बन गए। इस तरह गुल्लू भुट्टो का एक फ़ौज है और उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिए है कि हम स्टाफ नहीं है हमारे पास, हम इलेक्शन कराने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। तो यकीनन फ़ौज को ये बयान देना पड़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इलेक्शन भी होना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये ब्यूरोक्रेट जो करप्ट माफिया है, मैं सबकी बात नहीं करूँ, 1% अच्छे होंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में, राना साहब बड़ी जज साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई भी जज, कोई भी कोर्ट कि असम्बली के कमेटियों के किसी प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकती है? तो क्या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सिंगल जज ने स्पेशल कमेटी जिसको मैं हेड करा था उसके तमाम प्रोसीडिंग्स को उन्होंने नल एंड वाइड कर दिए है और इनके पीछे ब्यूरोक्रेसी और नून लीग के ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनदक मलिक थे और इनकी मिनिस्ट्री में इनके ब्यूरोक्रेट जो है ना इनको वोट को इज्जत देने के बजाय वो मना करता रहे कि आप स्पेशल कमेटी यानी मंदोखेल की कमेटी मैनेज, हालांकि मेरी कमेटी नहीं थी, असम्बली की कमेटी थी और इसके ऊपर स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर साहब के बार बार रूलिंग भी आते रहे। तो ये इनको आज पेशावर हाई कोर्ट की जज का फैसला उनको लग रहा है और लेकिन उसको अपनी याद नहीं है। उसके बाद जाके लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला किया है वो भी सबके सामने है। तो मैं यहाँ तक तो राना साहब से इत्तफाक करता हूँ कि एक सिंगल मेंबर जज को कोई हक हासिल नहीं है कि वो कोई भी असम्बली के प्रोसीडिंग्स पे या वफाकी सतह पे ऐसा कोई फैसला करे जैसा वो लाहौर हाई कोर्ट के जज क्या नाम है वो नजफी साहब ने, उसने पूरा का पूरा इलेक्शन जो प्रोसीडिंग है पूरा पाकिस्तान को अफरा तफरी में मलूस कर दिया। ये वजाहत भी कर दें सर, वजाहत भी कर दें क्योंकि आप कानूनदान हैं सर, तो जरा इसकी वजाहत भी कर दीजिए सर। ऑब्वियसली जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये तनकीद हो रही है बहुत ज्यादा। कादिर मंदोखेल साहब तक गालिबन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं राब्ता इनके साथ बहाल करती हूँ जब तक नहीं। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम सर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, फरमाते हैं सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। तहरीक इंसाफ इस बयान को कैसे देखती है सर? संजीदा मामला है जिस पर आर्मी चीफ ने बात की। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है, जिस हद तक की है उन्होंने अगर क्लियर किया है, मेरा ख्याल में तो उससे उन्होंने जनरल बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अगर रियासत के हवाले से बात करे या इदारों के हवाले से, स्पेशली फौज के हवाले से, तो मैं उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हमेशा कहा है कि ये फौज हमारी है और ये जो इदारे हैं ये हमारे हैं। हमने जो है हम कभी भी इन अपने इदारों के खिलाफ नहीं है। दूसरे नंबर पर बात ये रहेगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस हद तक मैं अपनी जो जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल रियासत के अंदर ऐसा तशद्दुद जैसे कि आपने देखा कि पिछले 16 महीनों में PDM की हुकूमत में और उसके बाद भी जो आज तक चलता आ रहा है उसके ऊपर जो है लोग आवाज उठा रहे हैं, ये एक जगह के ऊपर जुल्म है और वो वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जाती है तो वो एक अच्छी चीज है। और इस जरिए से अगर अदालतें सुनती हैं, अदालतें खुलती हैं, अदालतें डायरेक्शन देती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो हुकूमत है वो लग रहा है कि जो है वो मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हदायत की गई। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि जो निगरान हुकूमत है वो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है और भी इसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो आए। तो ये चीजें जो है बड़ी वाज़ेह हैं और मुल्क के अंदर हम ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, हम अभी भी हमें फील हो रहा है कि कल हमारे बहुत से लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाएंगे। नहीं साहब मुझे बिल्कुल ठीक, दूसरी जमातों से किसी एक मेंबर से वो चीजें नहीं मांगी थी, लेकिन हमने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। फिर भी इतराज यही होगा कि भाई आपने कंघी ठीक नहीं फेरी, आप ये लेफ्ट साइड से आपने की, अगर आप राइट साइड पे करते तो शायद
आप बिल्कुल आपके पेपर जो हैं वो पास हो जाते हैं। इस तरह के अगर नईम साहब आप मुझे ये फरमाइए सर, पेशावर हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया सर, इंतखाबी निशान वापस मिल गया आपको, इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खदशात क्यों है उन्हें? देखिए बात यह है कि जिस तरह इन्होंने अदलिया के ऊपर पहले भी हमले किए, आपके सामने था कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से डेट जो है अनाउंस होनी थी, तो उस वक्त भी ये इन्होंने हमला किया। उधर से JUI जो है वो एक पूरा जत्था लेकर रेड जोन के अंदर दाखिल हो गई। इसी तरह से अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के बयान जो हैं, स्पेशली साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जब वो कहते थे कि मुल्क के अंदर जो आज महंगाई, जो आज सूरत हाल आई है, मुल्क के अंदर जो माहौल बना है या मुल्क के अंदर जो दिवालिया हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाजवा की वजह से हो रहा है। तो उस वक्त वो हाजिर जो है आर्मी चीफ थे। इसी तरह से जजेस के ऊपर इन्होंने माजी में बहुत ज्यादा खुल के जो है वो तनकीद की और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर आपने देखा कि तोहमतें लगाई हैं। आज जैसे कह रहे हैं, देखे ना तमाम जमातों का मौकफ क्यों एक है, इनको मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि बल्ला लिए जाए, बल्ले का मसला नहीं है। बल्ले के पीछे अगर चले जाए सर, ये जिन तोहमतों की आप बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से भी भरपूर हुआ है। जिन चीफ जस्टिस साहिबान या जस्टिस साहिबान की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से भी भरपूर हुआ है। यहाँ पर F9 पार्क में ही खातून जज के बारे में जो गुफ्तगू की गई थी, तो सर वो सब कुछ भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। नईम साहब, आपकी मुखालिफ जमातों का इतराज ये है कि हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो पूरे मुल्क के हवाले से फैसला करे। सर ये मुखालिफत हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला होता है, कोई भी इस तरह की चीज होती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है एक इदारा है, एक वफाकी इदारा है। उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो है जो कोई भी उनका फैसला जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे जो है बलूचिस्तान हो, चाहे कोई और किसी जगह के ऊपर। तो ये नहीं, इसके ऊपर एतराज नहीं है। दूसरे नंबर पर हमने जो इलेक्शन थे, क्योंकि हमने इलेक्शन पेशावर के अंदर करवाए थे और काज ऑफ एक्शन जो है हमारा वहां पर बनता था, तो लिहाजा हमने वहां पर जो है वो दरख्वास्त दी। और इससे पहले भी, क्योंकि फैसला ये समझते हैं किन के खिलाफ आया है। देखें, ये उसके अंदर दरख्वास्त गुजार नहीं थे। एक बंदा थर्ड जो है प्लांट किया गया था, जिसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लुक नहीं था, और वो प्लांटेड आपके सामने है कि जब वो मेंबर ही नहीं रहा और बल्ले का निशान छीन के वो कहता है जी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर हूँ, तो उसकी इस बात से ही आप अंदाजा लगा लें। और ये तो कोई उसके अंदर विक्टिमाइज नहीं है, इनको क्या मसला है? इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है कि वो मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया, तो उस हुक्म की तकमील आज तक क्यों नहीं की गई? अभी तक सर्टिफिकेट जो है वो अभी तक वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं अपलोड किया गया? बल्ले के निशान के हवाले से वाज़ेह तौर पर जब हुक्म हुआ है कि आप किसी भी जमात को नहीं महरूम कर सकते और बल्ले का निशान इन्हें वापस किया जाए, तो अब तक उस फैसले को इंप्लीमेंट करने की बजाय इलेक्शन कमीशन भी, जैसे कि आपको पता है कि 22 है, कभी तो इन्हें अदालत की कार्रवाई डिले टैक्टिक्स का क्यों इस्तेमाल करा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। आप खुद भी कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, मंदुखेल साहब भी बहुत अच्छे से कानून को जानते हैं, तो ये मैं आपका सवाल उनके सामने जरूर रखूंगी। लेकिन उससे पहले राना साहब, अभी आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि जिन जज साहिब ने ये फैसला दिया है, तो वो जो है वो PTI के एक रहनुमा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और फिर वो उनका पप्पी के बेटे और चचा के बेटे, वो सारे रिश्ते भी आप लोगों की तरफ से जोड़े जा रहे हैं, और वो सोशल मीडिया पे मैं अभी देख भी रही थी। तो सर, अगर आप लोगों के पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद हैं और अगर आप लोग समझते हैं कि कोई खिलाफे आईन काम हो गया है या कोई ये एक्स्ट्रा फेवर दिया गया है, तो सर इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं करते? अदालत क्यों नहीं जाते? पेशावर हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? देखिए, मेरे ख्याल से हमारी लीगल टीम इस पर फैसला करेगी, लेकिन सुनने तो यही आ रहा है कि ECP इसको जो है वो चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हम इसके फरीक बनते हैं नहीं बनते, ये लीगल टीम बेहतर इसके ऊपर जो है वो फैसला करेगी। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है कि इनको बल्ले का निशान मिले या ना मिले, हमारी ये कोई ख्वाहिश भी नहीं है। बात मैंने आपको पहले भी बताई जो है। राना साहब, वैसे जजेस के ऊपर मीडिया पर तनकीद करने से ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि जो उसका पर्टिकुलर फोरम हो वहां पर शिकायत दर्ज की जाए, वहां पर आवाज उठाई जाए? सर देखिए, बिल्कुल ये एक फैक्ट था जो हमने जो है वो मंजरे आम पे हम लेके आए। ये हम इसको सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं नहीं जाते, जिस तरह मैंने कहा कि वो लीगल टीम जो है वो PMLN की वो डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा कोई शौक नहीं है कि इनका बल्ले का निशान हो या ना हो। राना साहब, देखिए, कोई किसी का रिश्तेदार है, देखिए ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को अनड्यू फेवर दिया गया,
इसके लिए तो सर फिर इंक्वायरी की जरूरत है ना, ये फैक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए ऊपर पहले इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद ये बात साबित होगी कि हाँ जी किसी वजह से फेवर दिया गया है, तो आप कहीं चैलेंज करेंगे तो ये इंक्वायरी खुलकर सामने आएगी ना सर। नहीं देखें, एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। अगर कोई ऐसा केस हो जो मेरे रिलेटिव से रिलेटेड हो, मेरे भाई से रिलेटेड हो, और मैं उसमें जज बन के फैसला करूं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसके अंदर उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि उस जज को खुद जो है वो बैक ऑफ कर देना चाहिए। इसको चैलेंज, इसका हम फरीक बनते हैं नहीं बनते, वो उसका मेरे पास तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। लेकिन जो बेसिस है वो ये, हम तो सिर्फ, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये फैसला यानी राणा साहब एक चीज बड़ी फसाहत के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके तवज्जुद से ये आ गई के सामने कि अगर मौजूदा अदालती सिस्टम में कोई भी जज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी उम्मीदवार का किसी भी तरीके से कोई रिश्तेदार हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का केस नहीं सुनेगा, उसको नहीं सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कोई इतना कोई नामुमकिन काम नहीं है। अब जो सियासत में तो मेरे ख्याल से शायद 1200-1300 लोग होते हैं, और जो आबादी का जो है वो बाकी 25 करोड़ आबादी, उसमें जो जजों की तादाद है वो मेरे ख्याल से मंदोखेल साहब या पंजोता साहब ज्यादा बता सकेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो एक इंडिपेंडेंट आदमी को सुनना चाहिए, इंडिपेंडेंट जज को सुनना चाहिए, जिसका कोई रिश्ता, डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो उस केस के जो फरीक है उनके साथ। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सही, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा, सर कानूनदान है आप, इस बात की वजाहत मैं आपसे चाह रही थी पहले भी कि ये हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकती है, और पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसले से जो है ना वो एक वफाक पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। मैं राना साहब से यहाँ तक तो मुतफ़िक हूँ कि कोई जज अगर इस तरह किसी का रिश्तेदार हो या कोई भाई कैंडिडेट हो तो उसको केस नहीं सुनना चाहिए, मगर उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि ये नहीं कि फ़ैसला ख़िलाफ़ आने के या उनकी तोक़ों के बरक्स आया तो राना साहब और उनकी पार्टी अब इल्ज़ाम लगा रहे, तो पहले ये उसी पिटिशन में उसी वक्त में चले जाते और वहाँ पे एक सिंपल से एप्लीकेशन दे देते। तो हमारा एक कानून है, पंजोता साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, जज साहब उनके ऊपर लिख देते हैं नॉट बिफोर मी, यानी मेरे सामने ना लगाए, बाकी किसी जज के पास लगा ले। तो वो मरहला तो ये गंवा चुका है। अब चूंकि उनको ये लगा कि ये फैसला तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है जो पीटीआई के होंगे, तो अब मेरे ख्याल में इनका ये जवाब बनता नहीं है। लेकिन कानून ये है और तरीक़ाकार भी ये है, उसूल भी ये है कि दरख्वास्त दिया जाए तो जज साहब खुद अपने आप से उठा देता है उस केस को, ये तरीक़ाकार है। लेकिन सवाल ये है कि किरण नाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून जो कल से वाविला मचा के रखा हुआ है, तो क्या मुस्लिम लीग नून और इनके वकला मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि कहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान के कानून में कि एक शख्स को सज़ा हो जाए और उसके बाद शाही दायरे में उसको जाके ले जाए और फिर 20 साल अपील के बजाय वो 6.5 साल बाद आ जाए और अदालतें अपने दरवाजे खोलिए, आइए जो मांगना है मांग, और फिर उसके बाद फिर सज़ा हो जाती है, फिर शाही प्रोटोकॉल में लंदन चला जाता है, और फिर 4 साल जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है ज़ीर रुस्क हो जाता है, और फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और वो सफ़ीर उनको प्रोटोकॉल देता है एयरपोर्ट तक, नादरा के स्टाफ अपने मशीनें लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनकी अंगूठियाँ लगाते हैं, और एक बेशरम DIG टोपी वर्दी पहन के उसको सलूट मार रहा है, तो उनके नीचे जो हमला है उसके ऊपर क्या गुजरा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें भी तो नून लीग के सामने होना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ पुलिस फोर्स के लिए IG को, और मैं इलेक्शन कमीशन से और चीफ जस्टिस से दरखास्त करूं कि उस बेशरम DIG को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, और ऐसे गलीज अनासर को पुलिस फोर्स में होना नहीं चाहिए जो मुजरिमों को सजा करे। देख रही होती हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो नेशनल टीवी पर होते हैं, बस तो एक आदमी मुजरिम है, मुजरिम को सलूट मारे, मैं उसको बेशरम नहीं करूंगा तो क्या कहूंगा? ठीक, राणा साहब मुझे बताओ एहतराम कैसे करो आदमी को जो मुजरिम को सलूट मार रहा है। देखिए, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, सर ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, बड़े ओहदे पर हैं सर, ऐसा ना कहें। राणा साहब जवाब दीजिए सर, सवालात उन्होंने बिल्कुल सही उठाए मंदोखेल साहब ने। मेरे ख्याल से ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और अगर एक जो है पुलिस ऑफिसर ने उनको सलूट अगर कर दिया
तो इसमें कोई इतने अचंभे की बात नहीं है जब वो मुल्क वापस आ रहे थे। तो और इसी तरह अगर उनको वहाँ जहाँ वो लंदन रहे और उधर किसी एक ब्यूरोक्रेट ने उनको अगर सी ऑफ कर दिया, तो इसकी बेसिस पे आप ये कहें कि पूरा सिस्टम रिग्ड है और ये किसी की मावनत हो रही है, ऐसे नहीं है। वो तीन दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर यही प्रोटोकॉल जरदारी साहब को मिलता है या खान साहब को भी अगर कहीं मिलता है, तो उसके हम कोई जो है वो ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों हो गया, सलूट क्यों मार दिया, ये चीजें। और इसके ऊपर बेस करना कि ये कोई, देखे मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, उनको पनामा में उनका नाम नहीं था, उनको इकामा पे निकाला गया, उनके साथ 3-4 साल वो आप कह लें जो पिछले गुजरे, एक टारगेटिंग के जरिए उनको हटाया गया। तो ये चीजें तो अब ये हकायक तो अवाम के सामने आ चुके हैं। तो अब ये बेसिस बनाना कि उनको अदालतों से रिलीफ क्यों मिल रहा है और ये उनको क्यों हो रहा है, कोई उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो प्राइम मिनिस्टोरियल सर। ये जो विक्टिमाइज करने की आप बात कर रहे हैं ना, कुछ सालों के बाद शायद इसी तरह से हम पैनल बना के बैठे हुए होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सर इसी तरह की बात कर रही होगी। 2018 में इस तरह की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे थे। पंजोता साहब जी, ठीक मैं राना साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा। अगर वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा है तो 2 मरतबा मुजरिम भी रहा है, तो क्या मुजरिम को प्रोटोकॉल देना चाहिए? सही सर, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। मैं इससे पहले जरा राना साहब, मैं आपसे ये फैजाबाद धरना केस के हवाले से भी, कमीशन के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। उसमें जनरल फैज को दोबारा बुलाया गया है। अब आप समझते हैं कि जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, और क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? और फिर इसके साथ साथ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, क्या उनको भी बुलाना चाहिए? क्या समझते हैं आप इस फैजाबाद धरना केस के हवाले से? देखिए, मेरा तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर अदालत में कोई भी आदमी जो है वो, उसको अदालत कॉल ऑन करती है किसी भी हैसियत में, तो उसको पेश होना चाहिए। नो वन इज बियॉन्ड, कोई लॉ से कोई बालातर नहीं है, कानून से, कायदे से, आइन से कोई बालातर नहीं है। तो इसमें यहाँ हमने इन चीज़ों को ऐसा बना लिया है कि पता नहीं ये क्या होने जा रहा है या क्या इससे असर पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम सारों को इनकरेज करना चाहिए कि अदालत अगर किसी को तलब करती है तो उनको पेश होना चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया राना। एहसान अफजल साहब के साथ मौजूद थे, कादिर मंदोखेल साहब और नईम पंजोता साहब साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। नईम पंजोता साहब, कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब, आप फरमाइए सर, ये फैजाबाद धरना कमीशन में दूसरी बार जनरल फैज को तलब किया गया है, क्या समझते हैं आप, इनको पेश होना चाहिए? और अगर इसी सिलसिले के तनाजुर में अगर फिर जनरल बाजवा को बुलाया जाता है तो क्या उनको पेश होना चाहिए, उनको बुलाया जाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर अदालत बुलाती है या कोई भी अदालत ने कोई अगर कमीशन बुलाया तो उनको जाना चाहिए। और इसी तरह अगर देखा जाए तो खान साहब के केसेस के अंदर भी खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी साहब का उस टाइम का कहा, तोशाखाना केस की जब समाप्त हो रही थी तो उनको भी इसी तरह से पेश होना चाहिए था। और अगर साइफर केस के अंदर भी खान साहब ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ साहब को पेश होना चाहिए, तो बिल्कुल उन्हें भी होना चाहिए। इसी तरह से देखा जाए तो जितने अहम केसेस हैं मुल्क के अंदर इस वक्त, जो लाकानूनियत, अगवा और नए, इसी तरह से आपने देखा कि आए रोज हमारे लोग जो है उनके ऊपर से जुल्म सितम हो रहा है। और एक लिस्ट भी हमने प्रोवाइड की थी कि 25-26 जो हमारे लोग शहीद हुए, 100 के करीब जो है वो जख्मी हुए, 4 लोग पैरालाइज हुए। 9 मई को जब ये खान साहब को अगवा किया गया था तो उसके बाद जो सारी सूरत हाल हुई उसके अंदर, तो लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है तो उसके ऊपर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है। अरशद शरीफ वाला केस कहाँ है? तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो केसेस हैं, तमाम को ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज हो और किसी एक के खिलाफ ये टारगेट करके किसी के खिलाफ इस तरह की की जाए, बल्कि तमाम लोगों को बराबर ट्रीट किया जाए। और ये देखा जाए कि नेक्स्ट जो ऐसा आपका पॉइंट आ गया इस पे, मुझे इसी पे जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने दीजिए कादिर मंदोखेल साहब का, फिर मैं अगले टॉपिक पर आती हूँ। जी मंदोखेल साहब। जी यही सेम सवाल है। फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से पूछ रही हूँ। जी मैं यही इस हवाले से आपसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, कोई कानून से बालातर नहीं है, चाहे जनरल फैज़ हो या जनरल बाजवा हो या कोई भी हो। और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी केस चला था और
इससे पहले भी चले हैं, तो कानून से बालातर कोई नहीं है। और जहाँ वो हाजिर सर्विस होता है तो उनका अपना एक तरीक़ाकार है फ़ौज का, 1952 के जो एक्ट है उसके मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत। मगर जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो फिर वो सिविलियन अगर कोई इस तरह इसके ऊपर इल्ज़ाम हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। हमारे आइन का आर्टिकल 25 भी ये क्लियरली कहता है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी ये फरमाता है कि तमाम इंसान बराबर है। तो ये ऊपर नीचे कोई नहीं होना चाहिए। और यही बात पहले वाले सेगमेंट में जजेस के हवाले से भी ये बात मैंने कही है, तो मैं आज भी कहूँगा कोई जर्नल, कोई जज, कोई जर्नलिस्ट जो है ना वो कानून से बालातर नहीं है। जहाँ पॉलिटिकल लोगों को आप कचूमर बनाते हो, आप जेलों में धकेलते हो, आप गर्दन से कॉलर से पकड़ के खींचते हो, तो बाकी भी कोई बालातर नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि हम जजेस के खिलाफ तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा कि अगर जो जज कानून से चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने एक को धकेलने के लिए फिर सारे सियासतदान जो है ना वो अपना कंधा असर खुद ही पेश करते हैं। ये भी तो हमारे पास तारीख की किताबों में कोई नहीं है है। ना। देखिए चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज के बारे में ये कहा था कि इसने मिसकंडक्ट किया है, तो उस मिसकंडक्ट का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। पंचोता साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरे वकील भाई है, कि सिर्फ मिसकंडक्ट से काम नहीं बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है, क्योंकि पूरा मुल्क को उन्होंने अफरा तफरी में जो मुब्तला कर दिए, जहाँ वो अल्लाह अल्लाह करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वापस सूरत हाल को अपनी मोड़ पर लाया। आपका पहले सेगमेंट में भी ये सवाल था कि फ़ौज अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये समझ रहा हूँ जो ब्यूरोक्रेट मुस्लिम लीग नून ने भर्ती किए हैं उनके इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि वो तावन नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन से, तो यकीनन फ़ौज को आना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन शफाफ होने के लिए तमाम अदारों को मिल के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पंचोता साहब आप कहिएगा सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिलने की इजाजत तो दे दी है, तो ये मुलाकात कब होने जा रही है, कब तक इम्कान है इसका, और ये टिकटिंग वाला जो प्रोसेस है वो कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए बात ये है कि पहले ये बार लगा क्यों इजाजत नहीं दी गई। बात ये है कि वो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ की बुनियाद उन्होंने रखी, और ये हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं या साबिक चेयरमैन का आपस में कन्वर्सेशन करने का। और इस वक्त अगर देखा जाए तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कोई ये नहीं है कि कोई जासूस है। कुलभूषण यादव को भी यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया गया है फॉरेन ऑफिस के अंदर, जी आधा घंटे का टाइम था और पता नहीं 1.5 घंटा और 2 घंटे मुलाकात। सर हम तो बहस ही कर ही नहीं रहे ना कि मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ मुलाकात की इजाजत मिल गई है, अब मुलाकात होगी कब ये बताइए। और देखें इसके ऊपर आज इस इजाजतनामे के साथ साथ एक और चीज भी बड़ी जो है एक्सपोज हुई है, वो निगरान हुकूमत का जो किरदार है वो बड़ा एक्सपोज हुआ है। उस पर अदालत ने ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत जो है इंतखाबात को डिटेल करना चाहती है। मैं आऊंगी सवाल पर, मैंने ये बात कर दी है, आप मुझे मुलाकात के बारे में बताएं ना। सुपरिटेंडेंट कौन होता है रोके कि इमरान खान साहब से चेयरमैन पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गौर साहब वो मुशावरत नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जाहिर करती हैं कि किस तरह इंतखाबात में धांधली या आवाम की। सर मुलाकात कब हो रही है? डाका डालेंगे जी, होगी बिल्कुल होगी, अभी तक नहीं हुई, और ये तमाम टिकटों के हवाले से बिल्कुल हमारी मुशावरत होगी, और खान साहब फिर जो फैसला करेंगे वो आप सबके सामने आएगा। और इंशाअल्लाह ताला जो कहते थे कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, आज आप देखें तो सर मुराद सईद, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, जरताज गोल, इन सब के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, खान साहब के हवाले से फैसला महफूज हो गया है। आप तो महफूज हैं, और मजीद कौन लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं? देखें अभी तक मैंने जमा करवाए थे, मुझे भी कोई उन्होंने रिसीविंग नहीं दी कि आपके क्लियर हो गए हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है। मैं जब पेश हुआ तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कोई ऐसा नोटिफिकेशन हो जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा हो कि इनको 30 तक जो है वो क्लियर नहीं करना या इनको कोई रिसीविंग नहीं देनी। तो वो उन्होंने आगे से कहा, आरओ साहब ने, मैं इसी शाहपुर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप के जरिए हमें एक मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि इनको कोई रिसीविंग नहीं देनी, तो लिहाजा 30 के बाद बेसिकली ये टाइम जो है वो गेन करना चाह रहे हैं कि वो टाइम गुजरे। लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमारे बहुत सारे लोगों के ये पेपर जो है रिजेक्ट करेंगे। जैसे पहले उन्होंने पेपर लिए नहीं, अब जानबूझकर, वो मैंने पहले बताया ना कि इतराज किस टाइप के, तो इस तरह के इतराज हैं। और मैंने पीएमएलएन के लोगों के पेपर भी देखे हैं, कोई उनसे रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे, कोई वो बिल्कुल लेकर आ जाएं, बस वो आईडी कार्ड हो और जो फॉर्म है वो, बाकी कोई चीज नहीं है, कोई तफसीलात नहीं है, जितने उनके साथ हैं जो मर्जी उन्होंने करप्शन की हो। सर चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, शेख रशीद समेत किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, तो फिर टिकट का जो मयार होगा वो क्या होगा? और अब क्या ये तय हो गया है कि पीटीआई शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अपना मैदान में उतारेगी? क्योंकि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमन साहब हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी तो जमा करवाए। देखिए, शेख रशीद साहब के हवाले से आपने जो देखी हैं स्टेटमेंट्स, मैंने मुसद्दिक गुमन साहब जी मैंने देखी हैं जी। और बात यह है कि इस वक्त जो है सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या गौर साहब या उनमें से कोई अगर मुस्तरद इस तरह से बात करता है तो वो यकीनन होगी कि खान साहब का ये पैगाम है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के हवाले से जो बयान आया है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरी अभी रिसेंट मुलाकात नहीं हुई इस हफ्ते में क्योंकि मैं इधर था, लेकिन खान साहब खुद डिसाइड करेंगे कि इस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या वो किस हद तक हमारे साथ रहा है या हमारे खिलाफ क्या क्या बोलता रहा है या छोड़कर किसी और में चला गया है, तो वो फैसला जो है खान साहब का होगा। और जो फैसला आएगा शेख रशीद साहब को बता दें, जो मैं सवाल जो करी उसका तो जवाब दे दें। मैदान उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, मुसद्दिक गुमन साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, तो ये तय हो गया है कि शेख रशीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो आपने देखा कि मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि मैं क्लियर नहीं हूं इस हवाले से कि खान साहब ने कोई रिसेंट दिया हो। शेख मरवत साहब का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने इनकार किया है, फिर खोसा साहब का एक बयान आया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक दफा फिर जो खान साहब की तरफ से या कोर कमेटी की तरफ से अगर कोई तरह का स्टेटमेंट जारी होती तो वो ज्यादा है, बजाय ये कि मैं इधर कोई ब्रेकिंग न्यूज बनाऊं कि मैं किसी को एक्सेप्ट कर रहा हूं या किसी को रिजेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल में आप कह रहे हैं आपके इल्म में ही नहीं है ये बात, बिल्कुल ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, सर बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है लाहौर को मुख्तलिफ क़यादत की जरूरत है, मुतबादिल क़यादत की जरूरत है, लेकिन सर इस बार कराची को बिलावल भुट्टो ने छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। लियारी जिसे अपना गढ़ कहते हैं उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या वजह बनी है इसकी, क्यों किया गया ऐसा? देखिए, पहले तो लाहौर का जो फ़ैसला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है और वो पाकिस्तान की लीडर है, वो जिस सूबे से जिस हल्के से चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि कराची को नज़रअंदाज करिए, आप ये किस तरह कह सकती है कि कराची को नज़रअंदाज किए? मतलब अगर कोई बंदा कराची से ना खड़ा हो तो फिर कराची नज़रअंदाज हो गया। और कौन सी पार्टी जो है ना, अभी शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं और जो कि इसके MQM के और GDA की मिन्नतें करे, हमारे साथ एहतियात करो ताकि ये सीट में निकालो। आज मेरे छोटे भाई GDA के साथ एहतियात हो गया, कागजात चैलेंज किया। नहीं वो एहतियात क्या होती है? GDA के तो एक आदमी भी नहीं है मेरे हल्के में, तो क्या एहतियात करेंगे? वो एहतियात ना हो नहीं बेहतर है। दूसरी बात ये कि आज उसके कागज़ हमने चैलेंज किए, फैसला महफूज हो गया है शहबाज शरीफ साहब का, और उसमें मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंदोखेल ने ये प्ले लिया है कि एज ए वज़ीर आज़म इसने ये अकाउंट शो नहीं किया है कि उसको तनख्वाह मिली है नहीं मिली है, उसकी वजाहत नहीं है। और PTI और दूसरे लोगों से तो मनी ट्रेल मांग रहे थे, उसकी खुद की अपनी अरबों रुपए के जो प्रॉपर्टी है उनके भाई के साथ शराकत में दुबई और लंदन और सर आप इंपॉर्टेंट बात करें, लेकिन मेरे सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं मंदोखेल साहब। मैंने आपसे पूछा था कि क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लियारी से क्यों नहीं लड़ रहे इस बार? मुझे किसी भी हल्के से नहीं ना, ये बता दे कि अच्छा मुझे ये बता दो कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब सिंध के 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, और ये फैसला फिर आपसे पूछ के बिलावल साहब ने करना है या अपनी सेंट्रल कमेटी से या अपनी बोर्ड से पूछ के करना है? तो मेरी बहन आपने कैसे सवाल कर दिया है? फिर आप मौलाना फजल रहमान साहब से भी सवाल करें, मैंने तो ये पूछा है कि आप महमूद खान चौधरी साहब से भी सवाल करें, आप तमाम पार्टियों को सरबराह से कर ले। बात नहीं की कि मुझसे पूछकर फैसला करें। सर मैंने तो आपसे सिंपल पूछा है क्या वजह है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वजह बता दें। नहीं मैंने भी आपको सिंपल जवाब दे दिया, मैंने भी आपको सिंपल जवाब दे दिया। कराची कोई अलग मखलूक नहीं है, ये अलग मुल्क नहीं है। कराची सिंध का एक डिवीजन है और सिंध के 2 हल्कों से बिलावल भुट्टो साहब ने कागज जमा किए, शहदाद कोट से और लड़काना से। और मेरे जैसे वर्कर कराची में मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब का। अपने गढ़ से 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉन्टेस्ट किया था, 2011 पहले किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2018 में, और उसमें बदतरीन शिकस्त हुई थी उनको। इसी वजह से मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या ये वजह है कि लियारी से नहीं इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं? आपने किस सुन ले,
आप किस तरह ये कह सकती है स्टूडियो में बैठ के कि बदतरीन शिकस्त हुई? आपको पता है उस हल्के के बारे में? लियारी का इलेक्शन कमीशन से फासला 10 मिनट का है और रिजल्ट आया था 2 दिन बाद। लियारी जिसको हम मिनी लड़काना कहते हैं, उसको बिलावल साहब को तीसरे नंबर पे लाया गया, 2 दिन बाद रिजल्ट दिया गया है। और ये ज़माने से लियारी जो है ना पीपल्स पार्टी जीती हुई आ रही थी। तो आपने किस तरह कह रहे हैं बदतरीन शिकस्त? और फिर बदतरीन शिकस्त आप किसको कह रहे हैं? जिस शख्स ने बिलावल साहब के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ा था और जो अगलों ने उसको जिताया था, शकूर शाह साहब, वो तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली उसने। तो आप किस तरह बदतरीन कह सकते हैं? बदतरीन अगर आप कह सकते हो तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं कह सकते जो फैसल वाला साहब ने आ रहा है। बदतरीन अगर आप कहेंगे तो शहबाज शरीफ की सीट पे मिफ्ताह इस्माइल को पूरे पीडीएम को मैंने जियालों की मदद से शिकस्त दी है। बदतरीन अगर आप कहेंगे तो लड़काना में हमने शिकस्त दी है। बदतरीन अगर आप कहें तो हमने मुझे तो आपके सवाल पे हैरान है, आप किस तरह ये दूसरी बात ये सर कि अगर वहां पर चले शिकस्त तो हुई थी ना, और अब तो मामला नहीं है। वैसे अगर आप कह रहे हैं कि किसी और को फतह दिलवाई गई तो सर अब क्यों नहीं लड़ रहे? क्या अभी भी यही वाले मसाइल हैं? सिस्टम बिठा के शकूर शाह साहब को जिताया गया है। आरटीएस सिस्टम बिठा के 2 दिन बाद रिजल्ट दिए। शकूर शाह साहब को जिताया गया कि जो कि सर बिलावल भुट्टो ने कुछ रोज पहले पीपल्स पार्टी का ही सही ठीक। अच्छा सर, कुछ रोज पहले बिलावल भुट्टो ने कहा जलसे में ख्वाहिश का इजहार किया कि आसफा चित्राल से इलेक्शन लड़ें। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार किया गया, लेकिन कागजात नामजदगी जमा तो नहीं करवाए। इसकी क्या वजह है सर कि इलेक्शन नहीं लड़ रही है? फैसला हो गया। आपसे पूछना भूल गए, वो आपसे पूछना भूल गए कि बिलावल साहब ने कहां से इलेक्शन लड़ना है, आसफा बीबी ने कहां से लड़ना है, और जो है ना आज आप बहुत ज्यादा दिल पर आप गलत सवाल कर रहे हो ना। आज आप गलत सवाल कर रहे हैं। अगर पार्टी ने कहा कि मैं कभी आपको ये नहीं बताती कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, सुन लेकिन आप मेरे सवाल को मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि आपसे पूछना भूल गए। जवाब ये है, सुन ले मेरी बहन, सुन ले। अगर बिलावल साहब ने चित्राल का जलसा दे के, अच्छा मुझे जवाब तो देने दे मेरी बहन। अगर बिलावल साहब ने ये कहा कि मैं आसफा वहां से लड़ी की चित्राल से, और उसके बाद आपने उसको पता नहीं क्या जवाब बना के क्यों नहीं लड़ी है, बिलावल साहब कराची से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरी बहन ऐसा सवाल ना क्या करे। वरना अगर करते हैं तो फिर आप दूसरे सूबों से भी करें, फिर आप पंजोता साहब से भी करें कि इमरान खान साहब कराची से क्यों नहीं लड़ रहे, नवाज शरीफ साहब से भी करे वो क्यों लड़े, मौलाना साहब भी क्यों लड़ रहे। तो आप जो सवाल करेंगे थोड़ा सा जहां से लड़ना चाह रहे हैं वहां पे उनके फैसले महफूज हुए हैं, छोड़ देना, वहां क्या सवाल करें सर? जिससे सर उनसे उनका सवाल करूंगी ना मैं, तो आपसे आपका सवाल करूं। चले हम मुझे कह रहे हैं मैं गलत सवाल करूं, एक और गलत सवाल करने की इजाजत दे दें। मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था सरफराज बुट्टी साहब नून लीग में शामिल होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आता, फिर सर वो अचानक जयाले बन गए। रजा हारून साहब ये भी नून लीग में जाने वाले थे, फिर माशाल्लाह आज वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो सर ये कमाल कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो गया कि रजा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ पीएसबी में जो एमक्यूएम को मोटी मोटी गालियां दे रहे थे, जो माजर नाम ख़त्म करने की वो बातें कर रहा था, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को गालियां दे रहे थे, जो ये कहते थे कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी रा का एजेंट है, तो उनके साथ वो पीएसबी में चल रहे थे। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यू टर्न मारा, उसी एमक्यूएम में चले गए जिसको गालियां दे रहे थे, तो ये लोग दिल बर्दाश्ता हो गए। और उनके पास जारी बात है, सबसे बड़ी पार्टी जो है ना, अगर वो एमक्यूएम के बाद में कहूंगा तो कराची में मोटी बातें, मैं बातों का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। मंदोकेल साहब ये जो आप मोटी मोटी बातों की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह की भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी होती रही हैं, वही यही दोनों करते रहे। ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान सुन ले, पीपल्स पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल साहब तो नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब माजर नाम खत्म करने, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ और खालिद मकबूल रा के एजेंट, ये सारी वीडियो मौजूद है। मैं इलेक्शन में बड़ी स्क्रीन लगाऊंगा और पूरे जो माजर आवाम है उनको बताऊंगा ये है मुस्तफ़ा कमाल साहब जिसका, और आज भी जो एमक्यूएम है उसका कोई एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं, ये पीएसबी चला रही है, न एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक है, न एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक है, ये पीएसबी का एक टोला है जो एमक्यूएम के साथ माजर आवाम को मजेदार डिस्कशन है जो आपसे हो सकती है मंदोकेल साहब, लेकिन आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट। आखिर में सिर्फ पंजोता साहब आप मुझे बता दें, खदीजा शाह के हवाले से उनको रिहाई मिल गई है, सनम जावेद के जो नजरबंदी के ऑर्डर से वो भी वापस हो गए हैं। खदीजा पहुंच गई हैं घर अपने? मैंने देखी है तस्वीर उनकी जी, उनकी फैमिली के साथ देखी है। फैमिली के साथ? है कि जी फैमिली के साथ देखी है तस्वीर। और बात यह है कि आप सोचें जरा ये कि जो 3 MPs के तहत बार बार उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया,
आप देखें कि हमारे माशरे में ख़वातीन जो है, हमारे मज़हब में एक स्पेशल जो है मर्दों की निस्बत जो है वो ज़्यादा इस हवाले से मकाम भी है। तो अगर ख़वातीन और बच्चों और उनके साथ इस तरह का सलूक करना है, तो फिर अगर उसके ऊपर कोई सोशल मीडिया के ऊपर या कोई बात क्रिटिसाइज करे या बात करे कि जनाब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर जुर्म तो ना बनाया जाए ना। आप ये मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं पंजोता साहब, खेल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सॉरी आई हैव टू कट यू बिकॉज मेरा ये टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। आखिर में नाज़रीन बात करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में MQM को टक्कर देने के लिए नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आई है। सियासत में नामुमकिन को जो मुमकिन करने का हुनर है ना वो आसिफ अली जरदारी शहर कायद में PP को मजबूत करने के लिए चुन चुन कर मुत्तहदा के साबिक रहनुमाओं को जियाला बनाने लगे हैं। रजा हारून और अनीस एडवोकेट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीपल्स पार्टी में जाने वाले रजा हारून साहब कुछ महीने पहले तक मुस्लिम लीग नून से राब्ते में थे। मेरे प्रोग्राम में न सिर्फ उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी बल्कि यह था कि ज्वाइनिंग के लिए फॉर्मूले पर काम जारी है। सुनिए, साद रफीक साहब से लंदन में आपकी कोई मुलाकात भी हुई है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और जो खबर ब्रेक हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि 80% उस खबर में जो मवाद है वो दुरुस्त है। ख्वाजा साद रफीक साहब से मेरी मुलाकातें हुई हैं, तो मुझे जो है वो ऑफर भी की, इनवाइट भी किया बड़े एहतराम के साथ। फिर हमारी गुफ्तगू हुई कराची की सियासत को लेकर, तो बहुत सारी बातें हमारे दरमियान हुई हैं 2-3 मुलाकातों के अंदर। और उसके बाद ये तय हुआ था कि इन बातों के अंदर हम और आगे बात करेंगे, मजीद बातें होंगी और कोई फार्मूला तय होगा। तो रजा हारून पहले रहनुमा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून से राबते में थे और आखिरी वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, बल्कि इससे पहले साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने भी अचानक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और सबको सरप्राइज दिया था। रजा हारून और अनीस एडवोकेट पहला ऐसा नाम नहीं है जिन्होंने MQM का साथ छोड़ा, लेकिन वो ऐसे रहनुमा जरूर हैं जो बानी मुत्तहदा के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। राबता कमेटी के रुकन थे, कैबिनेट में मुख्तलिफ वजारतों पर रहे, PSP बनाने वालों में शामिल रहे, PSP बन गई तो सेक्रेटरी जनरल बनकर पार्टी को मुनज़्ज़म करने वालों में रहे, पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासत का चेहरा समझे जाते थे। MQM छोड़ने वालों का माजी बताता है कि वो कभी किसी और पार्टी के साथ चल नहीं सके। अगर किसी ने अपनी पार्टी भी बना ली तो ना ही कराची में उसको पजीराई मिली, ना ही सियासत में कामयाबी। 1992 में MQM के बतन से MQM हकीकी ने जन्म लिया। आफाक अहमद और आमिर खान ने मिलकर पार्टी बनाई, बानी मुत्तहदा की सियासत को चैलेंज किया, लेकिन इंतखाबी मैदान में वो कभी कामयाब नहीं हो सके। मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी, लेकिन वो एक सीट तक नहीं जीत पाए और फिर लौट कर वापस MQM में आए। MQM से निकलने वाले मरहूम आमिर लियाकत हुसैन वाहिद शख्सियत थे जो मुत्तहदा से निकल कर इलेक्शन जीते। अब रजा हारून और अनीस एडवोकेट तारीख बनाए, तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।